जनाब प्रमोद कुमार मान की पैदाइश 15 अगस्त 1960 को दिल्ली के अलीपुर गांव में हुई। आप एक किसान घराने से ताल्लुक रखते हैं। आपके वालिद आर्मी में नौकरी करते थे। जनाब प्रमोद कुमार संग तराश और मुसव्विर हैं। 1981 में आपने ITI दिल्ली में दाखिला लिया। इसके बाद 1982 में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में BFA के लिए दाखिला लिया और इसी दौरान संग तराशी का हुनर सीखा। मिट्टी थी मैं कल तक राहों में पड़ी थी, मिट्टी थी मैं कल तक राहों में पड़ी थी, तेरे हाथों ने छू के मुझे मुजस्मा बना दिया। आज हमारे बीच एक मशहूर और मारूफ फनकार जनाब प्रमोद मान जी मौजूद है। चलिए हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सबसे पहले मान जी, आप हमारे प्रोग्राम फनकार में आए, इसके लिए हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं मान जी कि क्या आपने शुरू से ही सोच लिया था कि आप इस आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाएंगे? ये तो मैंने सोच ही लिया था, पर ये नहीं सोचा था कि मेरे को स्कल्पटर बनना है या पेंटर बनना है। मेरे को ये लगता था कि मेरे को एक आर्टिस्ट बनना है, चाहे वो कथक हो या ड्रामा आर्टिस्ट हो या ना कि फिल्म आर्टिस्ट हो। जैसे नसीरुद्दीन साहब, उन्होंने अच्छी अच्छी मूवीज़ की हैं, अच्छा काम किया उन्होंने, मैं बहुत लाइक करता हूँ उनको। और जैसे है ना कि जो भी जैसे घर वाले सब्ज़ी मंगाते थे, सब्ज़ी में कि थोड़ा बहुत पैसा बच जाता था, और पैसा बचता था उससे ना मैं पेपर ख़रीद के लाता था, उस पर है ना ड्राइंग करता था तो है ना कि जो मैगज़ीन वगैरह है हूबहू उतार देना उसको। इस तरह से करते करते फिर है ना कि हमारी हवेली के सामने चित्र भी बने हुए थे। उन चित्रों को देख के मैं बड़ा इंस्पायर होने के बाद फिर जब पशु भी चराने जाता था मैं, तो लठिया हाथ में होती थी, वो ना कि रेत की तपन भी महसूस की हुई है मैंने कि ये ना कि रेत में चलना कितना मुश्किल है, कितनी तपन होती है। वो लठिया की जो लाइन, वो ना कि लाइन क्रिएट होती थी, मेरे को साफ सा लगता था कि किस तरह की लाइन क्रिएट हो गई है। और वो करते 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 फिर मैंने है ना कि ITI में एडमिशन लिया। फिर एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने अजमेरी गेट घूम रहा था, फिर मैंने देखा कि कॉलेज ऑफ आर्ट लिखा हुआ है एक जगह पे। तो ना कि मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछ सकूं किसी से, क्योंकि गांव से अकेला उठ के आया था। और वो चीज़ है ना, सारी चीज़ें देख के है ना कि फिर मैंने एक किताब में पढ़ा था कि स्कल्पचर के जो हमारे इतिहास में स्टार्टिंग से जो इमेज बनी हुई है, जो जैसे मोहनजोदड़ो में स्कल्पचर निकले, जैसे टेराकोटा, जैसे ना इंसान पहले पैदा हुआ तो उन्होंने ड्राइंग किया। ये जो ड्राइंग और स्कल्पचर हैं, ये है ना कि इंडियन सभ्यता की देन नहीं है, ये तो सारे वर्ल्ड की देन है। अब जैसे है ना कि साउथ अफ्रीका में देखो कि डिफरेंट तरीके के स्कल्पचर मिलेंगे, इंडिया में देखो तो डिफरेंट तरीके के मिलेंगे, क्योंकि इमेज डिफरेंट है। आजकल संग तराशी में मशीनों का बहुत इस्तेमाल होने लगा है, इसका आर्ट पर क्या असर पड़ा है? नहीं, असर तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मशीनों से वो अंदर की जो फीलिंग है वो नहीं आ सकती। जैसे स्टोन कार्विंग करते करते फॉर्म को चेंज करना और उस पर टेक्सचर डालना, ये है ना कि एक अपने आप में उसको कहते हैं स्कल्पचर। और जो मशीनीकरण है वो तो मशीनीकरण ही रहेगा, उसको होना कि आर्ट नहीं कह सकते इसको मेरे हिसाब से।
जनाब प्रमोद कुमार मान कुदरत से बहुत करीब से ताल्लुक रखने वाले इंसान हैं। आप में मिट्टी की खुशबू मौजूद है, इसीलिए आपकी आर्ट में फूल, पत्ते और पेड़ नजर आते हैं। आप कुदरत की गोद में बैठकर उसे अपने कैनवास पर बखूबी उतार देते हैं। आपके मुजस्समों को देख के ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? जब बादल होते हैं, डिफरेंट तरीके की शेप दिखाई देना, जब है ना कि रात को चांद निकलता है, पेड़ में के छन के उसकी रोशनी पड़ती है, वहाँ पे इमेजेस, डिफरेंट तरीके की इमेजेस आना, जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर से सफ़ेदी उतर के है ना कि डिफरेंट फॉर्म क्रिएट होना, ये इसी वजह से है ना कि मेरे दिमाग में भी इस तरह की फॉर्में आती हैं और उनको क्रिएट करता हूँ। आप हमें ये बताएं कि एक मुजस्समा तैयार होने में कितना वक्त लगता है? ये तो है ना कि डिपेंड करता है कि क्योंकि है ना जैसे स्टोन कार्विंग है, स्टोन कार्विंग स्टार्ट की क्योंकि पत्थर बड़ा है, हाँ, तो उसको ना कि कार्व करते करते ना कि 2-3 महीना तो लगता ही है। जैसे कैंप वगैरह होते हैं वहाँ पे कार्वर मिलते हैं तो वो ना कि 10-15 दिन का कैंप होता है, फिर खुद भी लगना पड़ता है उस पर, और जब जाके काम कंप्लीट हो पाता है। जनाब प्रमोद कुमार ने हर मीडियम में काम किया है, जैसे कि टेराकोटा, पत्थर, ब्रॉन्ज वगैरह। आपने इन तमाम चीजों से जो मुजस्समे बनाए हैं वो सब जिंदगी से भरपूर नजर आते हैं। यूं लगता है कि ये बस अब बोले। बीएफए की डिग्री हासिल करने के बाद आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से ही एमएफए की डिग्री भी हासिल की। 1988 में एमएफए की डिग्री हासिल करने के बाद आपने गढ़ी स्टूडियो ज्वाइन किया और तब से आप यहीं पर काम कर रहे हैं। मान जी, आप हमें ये बताएं कि जो पैगाम आप अपने मुजस्समों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि वो पैगाम उन तक पहुंच जाता है, वो उसको समझ पाते हैं? एक ना एक दिन तो पहुंचेगा ज़रूर, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि है ना कि जब मैं बच्चा था, आर्ट को किस तरह से देखता था, हाँ, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आज किस तरीके से देखता हूँ, वो ना कि दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि है ना कि जितना इंटरेस्ट लेता है इंसान, आज किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ले, वैसे वैसे है ना कि उसकी नॉलेज और विजन खुलता है। हाँ, खुलने से उसको ना एक लाइन के बारे में, दूसरी लाइन का रिलेशन कैसा होगा, तीसरी लाइन का रिलेशन कैसा होगा, लाइन रिलेशन के बारे में पता लगता है। एक अच्छे पेंटर हुए हैं और उन्होंने अपनी धुन में उन्होंने पेंटिंगें की, बहुत अच्छी पेंटिंग है, मास्टर है पेंटिंग में। वो पेंटिंग उन्होंने इस वजह से नहीं की कि मैं किसी को सिखाना चाहता हूँ, उनको अंदर से फील हुआ कि मैं ये कलर लगाना, मेरे को ये करना है, या ब्रश से करना है, या फिंगर से करना है, या कैसे करना है, ये सब उन्होंने ना जो भी अंदर फील किया वैसे किया, उन्होंने वैसे फील किया। और इसी वजह से फिर वो नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने उसको ना कि बहुत अच्छी पेंटिंग लगी उसकी। मान साहब की नुमाइशों को देखने के लिए भारत के राष्ट्रपति जनाब एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी तशरीफ लाए। आपने इनकी बनाई तस्वीरों और मुजस्समों में गहरी दिलचस्पी दिखाई और मालूमात हासिल की। कलाम साहब ने आपको इनाम से भी नवाजा। जनाब प्रमोद कुमार मान साहब ने अपने फन की बदौलत बहुत से अवार्ड भी हासिल किए। आपको सन 2002 में साहित्य कला परिषद की 27वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अवार्ड मिला। सन 2000 में आपको नेशनल एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। सन 2006 में कर्नाटक सूबे की जानिब से आपको ऑल इंडिया स्कल्प्टर कैंप में हिस्सेदारी के लिए अवार्ड मिला। 2002 में आपको फिर नेशनल एकेडमी अवार्ड मिला और 1995 में ललित कला अकादमी की तरफ से भी नवाजा गया। सन 1996 और 2002 में साहित्य कला परिषद का इनाम भी आपने जीता। मान जी, आप हमें बताएं कि आज तक आपको कौन कौन से अवार्डों से नवाजा गया है? मेरे को ना कि नेशनल अवार्ड, ललित कला अकादमी अवार्ड और साहित्य कला परिषद अवार्ड
और एक एग्जीबिशन हुई थी स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पे मॉडर्न आर्ट गैलरी में। उस टाइम मेरे को स्टूडेंट हेनरी मूर अवार्ड मिला था और मेरे को आईफैक्स अवार्ड मिल चुका है, 3 आईफैक्स मिल चुके हैं, 2 साहित्य कला परिषद के मिल चुके हैं और एक हेनरी मूर अवार्ड मिल चुका है और एक ललित कला अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। मान जी, आप हमें बताएं कि अगर आप फनकार ना होते तो क्या होते? आपको और किस किस चीज़ में दिलचस्पी है? देखो, मेरा है ना कि कलाकार बनने की वो तो बचपन से ही थी कि मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को स्कल्पचर में आना है या पेंटिंग में जाना है, ये नहीं पता था मेरे को। है ना कि ये था कि चाहे ड्रामा आर्टिस्ट बनूं या फिल्म एक्टर बनूं या कैसा भी, है ना कि आर्टिस्ट बनना है, बस ये तमन्ना थी दिल में। जनाब प्रमोद कुमार मान को अपने परिवार से बहुत मोहब्बत है। गांव अलीपुर में अपने कुनबे के बीच आपको बहुत सुकून महसूस होता है और अपने वालिद और अम्मी से आपको बेइंतहा प्यार है। हम 5 बहन भाई हैं और जितना इंतज़ार मैं अपने इस भाई का करती हूँ इतना और कौन से भाई का नहीं, क्योंकि हम दोनों छोटे थे जब खूब अच्छी तरह खेलते थे और ये मिट्टी के कुछ कुछ खिलौने बनाता रहता था, मैं उनको तोड़ के भाग जाती थी। तो बचपन में तो ये ऐसे ही मारने के लिए भागता मेरे पीछे पीछे। तो इसी तरह हम बड़े हुए, फिर जैसे अब मेरी शादी हो गई, लेकिन इसका मैं हर संडे इंतज़ार करती हूँ। मेरे भाई के अंदर मुझे कुछ खास ही कुछ छुपा हुआ दिखाई देता है और अब जो उभर कर इसका आगे आने लगा है। मान जी, आप हमें ये बताएं कि आपके वालिदैन का आपके इस फनकार होने में कितना हाथ? वो तो मेरे भगवान हैं, वो तो ना कि मेरी मदर, मेरे पिताजी, मैं तो उनका ना कि शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना उन्होंने मेरा साथ दिया, जितना उन्होंने ना कि एक कंप्रोमाइज़ किया, वो ना कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, ले भाई प्रमोद ये काम करिए, ये है ना कि ना तो पैसे की प्रॉब्लम होने दी, ना किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने नहीं दी उन्होंने। उनका हाथ तो इतना है कि मैं क्या बताऊं, वो ना कि ये इंटरव्यू देने का भी टाइम कम रह जाएगा। प्रमोद कुमार मान ने अपनी 12वीं क्लास पास करने के बाद में इसने अपनी दिलचस्पी आर्टिस्ट के अंदर दिखलाई। हमने इसको कहा कि तुम अपना आगे पढ़ाई शुरू करो, परंतु इसका इंटरेस्ट आर्टिस्ट बनने का ज़्यादा ख्वाब था। इसने BFA पास करने के बाद में इसका टीचिंग लाइन में नंबर आ गया था, परंतु इसने मुझसे आग्रह किया कि पिताजी मैं MFA करूँगा और उसने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की। इसके पश्चात जब मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स बन गए तो इसमें सीनियर आर्टिस्ट बनने के लिए इसने अपनी कार्यशैली बढ़ाई और उसमें ये कामयाब हुआ और राष्ट्रपति अवार्ड, गवर्नर से काफ़ी नाम है और दूसरी जगह जहाँ भी इसकी कैंपिंग होती थी वहीं जाकर के इन्होंने अपने काम का परिचय दिया। आर्ट में आपकी सोच बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि जब बारिश होती है तो बादलों के बीच आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं। चांदनी रात में आपको पेड़ के नीचे बैठकर पेड़ों की शाखों में तरह तरह के चेहरे नजर आते हैं। बस इन्हीं किरदारों को या तो आप मुजस्समों में या फिर कैनवास पर तस्वीरों में ढाल देते हैं। आपके काम की तारीफें पूरे मुल्क के अखबारों में छपी हैं। आपको इन तस्वीरों में अपने फन का मुजाहिरा करते देखा जा सकता है। आपने हर तरह के कलर को अपना जरिया बनाया है, चाहे ये पेस्टल कलर हो, चारकोल पेंसिल, वाटर कलर या फिर ऑयल कलर। खैर, रंग जो भी रहा हो, उसने अपना रंग बखूबी जमाया। आप हमें ये बताएं कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में और एक फनकार की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? अगर इंसान है ना कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ले, ना कि जैसे ना कि
पोइट बनने में ले या ना किसी सर्विस पाने में ले। अगर इंसान ना ये ना सोचता कि मेरे को चांद पे पहुंचना है तो इंसान चांद पे पहुंचता चांद पे पहुंचता। हाँ, तो इसी वजह से है ना कि इंसान जितनी भी है ना कि ईमानदारी से अपने एक जोश के साथ और अपनी फील्ड में है ना कि मेहनत करेगा जिस प्रकार से, वैसा ही ना कि नेचर उसका उसी प्रकार से साथ देगा। मान जी, हमारे आने वाली नस्ल जो आर्ट में दिलचस्पी रखती है और इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहती है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे वो ना कि फनकार बनना है, तो ना कि जब तक अंदर महसूस ना करे ना इंसान, जब तक नहीं बनना चाहिए। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मेरे को फनकार बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को ना कि साइंटिस्ट बनना है, मेरे को ना कि एक पायलट बनना है। इस तरह की ना कि आवाज़ आनी चाहिए और वो उसी उसमें लगन से और ईमानदारी से, मेहनत से और उसमें ना कि आगे बढ़ने की वो एक दौड़ सी में लगे रहना चाहिए। यहाँ गढ़ी में जब मैं आया तो मुझे इसको जो है काम देखने का अवसर मिला मुझे, तो मैंने इसको जो है जो एक गांव के मिट्टी की जो महक है उसको एक पत्थर में कैसे ट्रांसमिट की जा सकती है, तो मैंने मतलब इस कलाकार को वो एक रचनात्मक प्रक्रिया में वो ट्रांसफॉर्म करते देखा है मैंने। तो सबसे जो इसकी एक मतलब अच्छी बात है वो ये है कि भाई ये एक बहुत ही ईमानदारी से अपनी जो है मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करता है। प्रमोद जी ने बहुत सारा वर्क जो है ना स्टोन में किया हुआ है, तो उनके वर्क में ज़्यादा क्वालिटी और टेक्सचर ज़्यादा क्वालिटी है और स्मूथनेस और टेक्सचर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा देखने को मिलता है और लीनियर पर्सपेक्टिव भी होगा उनके वर्क में, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है और मेरे को थोड़ा अट्रैक्टिव भी करता है उनका वो वर्क, जिसमें उन्होंने स्कल्पचर में लेडी बनाई हुई है और बहुत सारे और भी कंसर्ट पे इतना डीपली कंसर्ट पे तो नहीं जाता, विजुअल जो फॉर्म है उनको लेकर उनके लाइन को लीनियर क्वालिटी उनके वर्क में तो ज़्यादा इन्हांस करती है वो स्कल्पचर को, वो ये मेरे को अट्रैक्ट करता है। और उनका अगर प्रीवियस उनका वर्क देख के बाद लाइफ पे चलाई है तो उन्होंने अभी 70 ईयर वो फ्रीलांस वर्क किया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसे आर्टिस्ट में फ्रीलांस में बहुत डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना, लेकिन वो कर रहे हैं, ये वो इम्पॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए और हमारे लिए तो मान लें कि हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है, जिस तरह के उन्होंने 17 ईयर स्पेंड किए हैं और गढ़ी में वो फ्रीलांस वर्क करके, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं चाहूँगा कि इनको वो अच्छा मौका मिले, और अभी तो उनको सर्वाइव के बाद आपको चांसेस मिल रहे हैं कि उनका नेम के बारे में फेम मिल रही है उनको, तो ऐसा और भी होता रहे। प्रमोद मान जी को मैं काफ़ी पिछले अरसों से जानता हूँ, वो अच्छे स्कल्पटर हैं। सिर्फ अच्छे स्कल्पटर होने के कारण वो उनका काम भी अच्छा है, जहाँ वो स्कल्पचर करते हैं वहीं पेंटिंग करते हैं, वहीं ड्राइंग करते हैं। ये सबसे बड़ी एक गौरव की बात होती है कलाकार के लिए कि सब मीडियम में काम करना। वो जितना अच्छा स्कल्पचर करते हैं उतनी अच्छी ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं। तो पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो लगातार रेगुलर काम करते हैं। ये सबसे गढ़ी की गौरव की बात है, वो एक लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ पर सुबह पूरे टाइम पे 10 बजे खुलता है हमारा ललित कला एकेडमी, तब वो काम करना शुरू करते हैं और 5 बजे तक रेगुलर काम करते हैं। ऐसे बहुत कम कलाकार हैं जहाँ जो कंटिन्यू काम करते हैं। स्कल्पचर में वो काफ़ी अरसे से कंटिन्यू काम कर रहे हैं और एक अच्छा वर्क करने के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी है। उनको बात के लिहाज से, काम के लिहाज से और अपने वर्क के डिस्प्ले करने के हिसाब से वो बहुत एक पहले से तैयार रहते हैं कि मेरे को काम, सिर्फ कलाकार का सिर्फ काम करना ही मेन मकसद नहीं होता, काम को कैसे रखना है वो भी एक बड़ी बात होती है। तो वो प्रमोद मान जी में वो बात है। मान साहब के हाथों में पत्थर धीरे धीरे उसी तरह एक शक्ल अख्तियार करने लगता है जैसे चाक पर मिट्टी
कुम्हार के हाथों में निखरती जाती है। हर चोट के साथ साथ उसकी शक्ल बदलती जाती है। आपकी आर्ट में औरत बहुत अहमियत रखती है। आप औरत के लचीलेपन को अपने अलग अलग अंदाज में पेश करते हैं। उसमें खूबसूरती के साथ साथ नयापन भी नजर आता है। आपका मानना है कि एक आर्टिस्ट में क्राफ्टमैनशिप होने के साथ साथ क्रिएटिविटी होनी भी बहुत जरूरी है, वरना वो आर्टिस्ट नहीं क्राफ्टमैन बनकर ही रह जाएगा। बिल्कुल यही खूबी आपके मुजस्समों में नजर आती है। मान जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मान साहब का मानना है कि कोई भी काम कल पर न छोड़ा जाए। आपके काम में एक खूबसूरत सिलसिला नजर आता है। उसमें एक ठोस सोच है, उसमें बंदिश नहीं है, उसमें आसमान जैसा खुलापन है, मिट्टी की खुशबू है। इसीलिए आपके मुजस्समे और आपका फन देखने वालों की सांसों में किसी खुशबू की तरह बड़ी आसानी से घुल जाता है।